क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, एजेंट्स आर यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। ये कह रहे हैं कौन सी दवाएं होती हैं जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। विच एजेंट्स आर, यहाँ पे अब यहाँ पे भरिए इनमें से कौन सा आएगा। एंटी ट्यूबर, तो ये तो टीबी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। टीबी हो गया किसी को, यानी ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं। ऐसी दवाएं जो टीबी को ठीक करने के लिए यूज़ होती है उसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरक्यूलर। क्या बोलते हैं उसको? एंटी ट्यूबरक्यूलर। ऐसे अभी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट टीबी ट्यूबरक्यूलर, तो आप लिख सकते हैं कि दिस ड्रग्स आर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन से ड्रग्स ऐसे हैं जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो हैं एंटी फंगल। एंटी फंगल के एग्जांपल्स क्या हैं? अभी मैंने पीछे जो बताया है वही इसके एग्जांपल्स हैं एंटी फंगल के, जैसे एम्फोटेरिसिन भी हो गया, निस्टैटिन हो गया, माइकोनाजोल हो गया, इट्रोकोनाजोल हो गया। ठीक है, एंटी वायरल, ये वायरस को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। वायरस से होने वाली जो मतलब डिसीज़ है, बीमारियाँ, उसको ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। एंटी हेलमिंट्स हैं, तो ये हेलमिंट्स से होने वाली जो बीमारियाँ उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारा आंसर क्या है? ये एंटी फंगल। एंटी फंगल जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। और जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर सरफेस पे होता है हमारे, मतलब जैसे हो गया रिंग वॉर्म्स हो गया, मतलब एक दाना सा हो जाता है बड़ा सा, उसमें खुजली होती है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ इसकी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें भी खाली जगह भरना है हमको, ब्लैंक जो फिलिंग है इसको फिल करना है। इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्यूलोसिस। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट लाइन ड्रग है और ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। आप सोच रहे होंगे फर्स्ट लाइन क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, ये जो बीमारी है टीबी जिसको बोलते हैं, ये क्या है कि अगर शुरू में इसको ठीक कर दिया जाता है तो ठीक है, वरना क्या है बहुत ऊंचे लेवल में जब पहुंच जाता है, क्रूशियल लेवल में पहुंच जाता है, तो इसको ठीक करना इतना आसान नहीं होता है। होता क्या है कि जो ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या है कि और भी जितने बैक्टीरिया सब ये काम करते हैं कि जब दवा देते हैं हम लोग तो उसके खिलाफ वो भी अपनी मतलब केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिसको कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस बना लेता है। मान लीजिए हमने एक दवा दी, जैसे आइसोनियाजिड है, उसको दिया, अब वो जो केमिकल जाके उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो अपने डिफेंस के लिए केमिकल रिलीज़ करता है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब जब ये दवा इस पर काम नहीं कर रही है, फिर दूसरा दिया, अब वो उसने रेजिस्टेंस बना लिया इसका। जब ये कहते हैं कि अब ये काम नहीं कर पा रही है, इस पर पाती है, तो कहते हैं कि इसने क्या किया? रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, तो अब जब एक लाइन, जैसे अब कुछ दवाएं कुछ कम पावर की हैं, अब वो काम करना बंद कर देती हैं, तो फिर अब उससे ज़्यादा पावर की दवाएं दी जाती हैं। तो यही होता है फर्स्ट लाइन ड्रग, यानी ये जो कम पावर वाली है ये हो गई फर्स्ट लाइन ड्रग। उससे ज़्यादा पावर वाली जो दवा है उसको कहेंगे सेकेंड लाइन ड्रग। वो भी अगर काम करना बंद कर दिया, उसके लिए भी बैक्टीरिया ने क्या रेजिस्टेंस बना लिया, तो उससे हाई पावर की दवा देंगे, तो उसको क्या कहेंगे? थर्ड लाइन ड्रग है। तो वही पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो कंपाउंड है जो फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पर यूज़ होता है, तो वो क्या है? आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या है? ये एग्जाम्पल है फर्स्ट लाइन ड्रग का, यानी अगर किसी को टीबी हुआ तो शुरू में ये दवा दी जाती है, अगर टीबी क्या है क्रूशियल स्टेज में नहीं है, यानी बहुत खतरनाक लेवल में अगर नहीं पहुंचा है तो फिर ये सब क्या है? ये सेकेंड लाइन ड्रग है। थियासेटाजोन, ये भी सेकेंड लाइन ड्रग है। काइनामाइसिन, ये भी सेकेंड लाइन ड्रग है। रिफाब्यूटिन, ये भी सेकेंड लाइन ड्रग है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? आइसोनियाजिड। तो ये वाला भराएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर अब आंसर अगर इस तरीके से पूछे कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लाइन ड्रग, तो उसमें आप क्या दे सकते हैं? आइसोनियाजिड हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ऐसे ही एथेम्ब्यूटोल हो गया, पैराजिनामाइड हो गया। ये सब क्या है? एग्जाम्पल हैं फर्स्ट लाइन ड्रग के। पैराजिनामाइड हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एथेम्ब्यूटोल हो गया, आइसोनियाजिड, ये क्या है? ये फर्स्ट लाइन ड्रग हैं। और ये जो क्या है? ये थियासेटाजोन, काइनामाइसिन, रिबाब्यूटिन, ये सब क्या है? सेकेंड लाइन ड्रग या थर्ड लाइन ड्रग में आएंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग में ये दवाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि व्हाट इज़ दी शॉर्ट फॉर्म ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड अभी हमने देखा कि जो मतलब टीबी को ठीक करने के लिए यूज़ होती है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म चलता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से ऐसा है जो उसका शॉर्ट फॉर्म है? तो ये नहीं है, CPR नहीं है, KMC नहीं है, INH नहीं है, INH ये है। ये क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है INH और H। कभी INH के नाम से भी जाना जाता है और H के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? आइसोनियाजिड। ठीक है, आइसोनियाजिड को शॉर्ट फॉर्म में INH भी बोलते हैं और H भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, विच इज़ ए नॉट सेकेंड लाइन ड्रग। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेकेंड लाइन ड्रग नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेकेंड लाइन ड्रग नहीं है। तो ये हमारा जो है पायराजिनामाइड, ये सेकेंड लाइन ड्रग नहीं है बल्कि ये क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है। और ये सब जो हैं ये क्या है, ये सेकेंड लाइन ड्रग है। अगर पूछे कि राइट दिस एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड लाइन ड्रग, तो ये लिख सकते हैं थियासेटाजोन, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, काइनामाइसिन, अमाइकासिन, काइनामाइसिन हो गया, अमाइकासिन हो गया। और अब इस टाइम पे कुछ और दवाएं चली हैं जो मतलब इसको ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे हो गया एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और फ्लोक्सासिन। ये भी क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। इसको बोलते हैं न्यूअर ड्रग, यानी नई अभी बनाई गई हैं इसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, विच इज़ नॉट एन एंटी रिट्रोवायरस। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिट्रोवायरस नहीं है। अब ये समझिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन क्यों आया कि जो एंटीवायरल ड्रग हैं उनकी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एंटी हर्पीज़ वायरस है, यानी हर्पीज़ वायरस की वजह से जो बीमारी हो रही है उसको ठीक करने के लिए जब दवा देंगे तो उसको बोलेंगे एंटी हर्पीज़ वायरस। ऐसे रिट्रो वायरस होता है, उसको जब ठीक करने के लिए दवा देंगे तो एंटी रिट्रो वायरस देंगे। ऐसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसको ठीक करने के लिए दवा देंगे तो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस बोलेंगे उसको। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो एंटी रिट्रोवायरस नहीं है। तो ज़िडावुडीन ये क्या है, रिट्रोवायरस है। स्टावुडीन ये क्या है, एंटी रिट्रोवायरस है। अमांटाडीन ये क्या है, एंटी रिट्रोवायरस नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंडिनावीर ये भी क्या है, एंटी रिट्रोवायरस है। तो फिर ये क्या है, अमांटाडीन क्या है, तो ये एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। यानी इन्फ्लुएंजा वायरस अगर की वजह से कोई बीमारी हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए जो दवा देंगे वो होगा एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस। जैसे नज़ला हो जाता है, खांसी जुकाम होता है आदमी को, जिसको कोल्ड एंड कफ बोलते हैं, तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। और जो ये एंटी रिट्रोवायरस जो होता है, रिट्रोवायरस, ये जो आदमी को HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, कि वो जो वायरस होता है वो क्या करता है, वो जाके आदमी के जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है। जो रिट्रो वायरस जो है, जो HIV किसी को होता है तो उसमें कौन सा वायरस काम करता है, रिट्रो वायरस। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये उसका मेन है। बहुत सारे वायरसों का एक वो झुंड होता है, इसलिए कहते हैं कि वो सिंड्रोम होता है। एड्स क्या है, एक तरीके का बीमारियों का सिंड्रोम होता है। बहुत सारे वायरस मिलकर अटैक करते हैं, बहुत सारी बीमारियां कर देते हैं, पूरा उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उसमें से एक मेन वायरस जो है वो रिट्रो वायरस है। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। यहाँ पे हमको ब्लैंक भरना है। इज़ यूज्ड टू ट्रीट ऑल टाइप ऑफ मलेरिया। ये कह रहे हैं इनमें से कौन, ये सब मलेरिया को ठीक करने वाली दवाएं हैं, ठीक है। क्या मेफ्लोक्विन है, क्विनीन है, क्लोरोक्विन है, प्राइमाक्विन है। ये सब क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग हैं। सब मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन मलेरिया के स्टेजेज हैं। कभी वो अभी मतलब इनिशियल स्टेज में, अभी शुरुआती स्टेज में है, यानी अगर लीवर में है, फिर वो ब्लड में पहुंचता है, फिर और आगे वो मतलब बहुत ज़्यादा अपना वो प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो शुरू में मतलब कोई सी दवा देते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनमें से जो दवाएँ हैं तो मतलब अलग अलग स्टेज में यूज़ होती हैं। लेकिन कौन सी ऐसी दवा है जो हर स्टेज में दे सकते हैं, यानी चाहे अभी हुआ हो मलेरिया उसको, या बहुत दिन होने के बाद मलेरिया पता चला, उसको चेक कराया गया, तो मलेरिया किसी भी स्टेज में हो, किसी भी कंडीशन में हो, तो कौन सी दवा दे सकते हैं, तो ये हमारा क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है, ये ऑल टाइप ऑफ मलेरिया। और मलेरिया कोई मतलब एक ही मतलब वो प्रोटोजोआ नहीं होता है, प्रोटोजोअल ये डिसीज़ है एक तरीके का। प्लाज्मोडियम होता है जो इसका वायरस, पैथोजन जो होता है इसका प्लाज्मोडियम होता है। तो वो कई तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो किसी भी तरीके का उसको अगर मलेरिया है तो उसमें ये दवा दे सकती है, ये काम करती है। कौन सी, क्लोरोक्विन। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। इसमें भी हमको ये ब्लैंक भरना है कि इनमें से कह रहे हैं कौन सा ऐसा है जो एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसको रोकने के लिए, उसको ग्रोथ को रोकने के लिए दवा दी जाती है। कौन सी, ग्रेसोफुल्विन नहीं, ये क्या है, एंटी फंगल है, एंटी फंगल है ये। एरिथ्रोमाइसिन ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए दी जाती है। एसाइक्लोवीर ये एंटी हर्पीज वायरस यानी एंटीवायरल है,
एंटी हर्पीज़ वायरस है ये। रिमांटाडिन ये भी एंटी वायरल है, लेकिन ये क्या है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ग्रेसिफुल्विन क्या है, एंटी फंगल हो गया। ये जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो आएगा कि एरिथ्रोमाइसिन इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक। एसाइक्लोवीर हो गया, तो ये क्या है, एंटी हर्पीज़ वायरस यानी एंटीवायरल है। रिमांटाडिन ये भी क्या है, एंटीवायरल है, जो कि एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के कंडीशन उसमें क्लासिफिकेशन में आता है, कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इज़ एन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। ये कह रहे हैं कि ये सब क्या है, एंटीबायोटिक हैं एक तरीके के, ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया के से बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस बैक्टीरिया से बनाया जाता है, तो कौन सा है, टोब्रामाइसिन नहीं, ये नहीं है, एरिथ्रोमाइसिन ये भी नहीं है, एजिथ्रोमाइसिन ये भी नहीं है, सब क्या है, एंटीबैक्टीरियल हैं, ये एंटीबायोटिक हैं, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हैं, और ये भी है। तो ये जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस बैक्टीरिया से बनाया जाता है, कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कैंसर इज़ अ डिसीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ऑफ, अब यहाँ पे हमको भरना है, डिवीज़न अटैकिंग द सराउंडिंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स। कैंसर क्या है, कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें हमारी बॉडी का जो सेल है, ये हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, मर जाते हैं, फिर दूसरा बनता है, सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। एक उसकी मतलब कंडीशन है कि बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते, मान लीजिए एक सेल टूटा तो 2 सेल बन जाते हैं, एक सेल मरा तो एक ही सेल बनता है, उसकी एक नॉर्मल स्पीड है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो जो उसकी एक मतलब लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस करके बहुत तेज़ी से किसी एरिया के, मान लीजिए ये हाथ है, अब यहाँ के सेल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, पूरा इतना मोटा सा हो गया, फूल गया ये, तो ये क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अनकंट्रोल सेल डिवीज़न, यानी जो सेल डिवाइड होकर बन रहे हैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, वो अनकंट्रोल हो जाएँ, यानी कोई लिमिट ना रहे, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं जब वो, तो फिर वो क्या करते हैं, आसपास के अराउंडिंग के जो उनके आसपास के जो सेल हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं, उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, तो ये कैंसर होता है। अब वही पूछ रहा है कि कैंसर इज़ अ डिसीज़, कैंसर एक बीमारी है, कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल अनकंट्रोल ऑफ, अब किसके मतलब सेल के अनकंट्रोल होने की वजह से वो होता है, या मसल्स के अनकंट्रोल डिवीज़न की वजह से होता है, या टिश्यू के अनकंट्रोल डिवीज़न की वजह से होता है, या ऑर्गन के अनकंट्रोल डिवीज़न की वजह से होता है। तो किसकी वजह से, सेल के अनकंट्रोल डिवीज़न की वजह से होता है क्या, कैंसर। तो हमारा आंसर क्या है, और फिर वो क्या करता है, अटैकिंग द सराउंडिंग टिश्यूज़ और ऑर्गन, और जो उसके आसपास के जो टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन है उसको पे क्या करता है, अटैक करता है, यानी उनको खाने लगता है, सड़ाने लगता है, वो सड़ने लग जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच इज़ नॉट एन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट नहीं है। अब एंटी कैंसर भी वही चीज़ होती है और एंटी न्यूप्लास्टिन भी क्या है, वही चीज़ है, एक ही चीज़ है, एंटी न्यूप्लास्टिक। न्यूप्लास्टिक का मतलब भी क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। न्यूप्लास्टिक का मतलब क्या है, कैंसर। तो अगर एंटी कैंसर पूछे तब भी वही उसकी दवाएं होंगी, एंटी न्यूप्लास्टिक पूछे तब भी। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैंसर को ठीक करने के लिए यूज़ नहीं होता है, तो ये है गाबापेंटिन। ये गाबापेंटिन क्या होता है, एंटी कन्वल्जेंट है, ये आदमी को जो मिर्गी आती है उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। कन्वल्जेंट को सीजर भी बोलते हैं या एपिलेप्सी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है साइक्लोफॉस्फामाइड, ये एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, यानी वो दवाएँ बताइए जो एंटी न्यूप्लास्टिक को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। ऐसी दवाएं बताइए जो न्यूप्लास्टिक को ठीक करने के लिए, यानी कैंसर को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये क्या हो गया उसका एग्जांपल, साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, मरकैप्टोप्यूरिन हो गया, फ्लोरोयूरेसिल हो गया, फ्लोरोयूरेसिल। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसके, और भी 10 एग्जाम्पल दिए हैं डी फार्मा के सिलेबस में, लेकिन ये 3-4 अगर याद कर लेते हैं तो काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटीज़ इज़ नोन एज। ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिससे हम लोग इम्प्योरिटीज़ को पहचानते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। वो प्रोसेस जिससे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं इम्प्योरिटी को, उसको किस नाम से जाना जाता है। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है,
इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, जब मतलब मान लीजिए दवा बन रही है तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आके उसके अंदर मिल जाती है सराउंडिंग से या कैसे भी, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ है। अगर आपको उसको पूरा डिटेल देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी जो चैप्टर नंबर 1 है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उसमें ये इम्प्योरिटीज़ हैं, एरर्स हैं, उस सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से मैंने समझाया है और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा चैप्टर 1 का, आप उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें बहुत मतलब अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो जो अनवांटेड सब्सटेंस उसके अंदर आके मिल गया उसी को बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। अब उसी को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट हम लोग करते हैं, उसी टेस्ट को बोलते हैं लिमिट टेस्ट। के वो जो अनवांटेड चीज़ जो हम नहीं चाह रहे थे वो आके उसके मिल गया है, वो कितना ज़्यादा है, पहले चेक करते हैं कि वो है कि नहीं है। उसी को चेक करने के लिए यूज़ होता है लिमिट टेस्ट। अब लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं इसकी पूरी मैंने प्रोसेस बताई है। और लिमिट टेस्ट कई तरीके के होते हैं। ये कभी चेक किया जाता है कि इसके अंदर आयरन आया है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अगर हम वो चेक करते हैं क्लोराइड के लिए तो उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो ये जितने भी टेस्टेज हैं उसको मैंने सबको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटीज़ इज़ नोन एज लिमिट टेस्ट। उसको क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। कि इम्प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। टाइट्रेशन नहीं बोलते हैं, कैलिब्रेशन नहीं बोलते, प्रिसिपिटेशन भी नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। The pharmacy in which we study about the drug design and synthesis of biologically active molecule is known as। ये कह रहे हैं कि वो फार्मेसी जिसमें हम लोग ड्रग डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं कि वो ड्रग किस तरीके से बनी है, यानी उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आपने देखे होंगे, अब तो जब डी फार्मा जो भी पढ़ता है तो जानता है कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हर मतलब उसके स्ट्रक्चर होते हैं केमिकल्स के। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है कि किस तरीके से वो बना है, उसी को बोलते हैं ड्रग डिज़ाइन। और फिर उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में कि कैसे उसको सिंथेसिस किया जाता है, उसको बनाने के बारे में। जिस मतलब हम लोग फार्मेसी में जिस सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक, दी फार्मेसी इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग डिज़ाइन, वो फार्मेसी यानी वो सब्जेक्ट फार्मेसी का जिसमें हम लोग ड्रग डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग में कौन सा मतलब उसका डिज़ाइन क्या है, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, और उसके सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के बनाने के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो अब बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स या वो पार्टिकल्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे हमारी बॉडी है तो ये क्या बायोलॉजिकल है। तो बायोलॉजिकल एक्टिव का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाए और उसमें जाके काम करे, कुछ इफेक्ट दे। मान लीजिए हमने पैरासीटामोल दवा खाई तो वो आके क्या करता है, काम करता है, वो कोक्स 1 कोक्स 2 को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव है वो। तो इसी को बोलते हैं, ऐसी दवाओं को का मतलब बनाई जाती हैं इसमें जो बायोलॉजिकली एक्टिव हो, यानी बॉडी के अंदर जाके अपना इफेक्ट शो करती हैं। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो फार्माकोग्नोसी नहीं। फार्माकोग्नोसी के बारे में तो हम लोग क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। सोशल फार्मेसी नहीं, फार्मास्यूटिक्स नहीं, उसको क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब ये क्या है, ये डेफिनेशन अगर पूछ ले कि व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, राइट द डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो आप लिख सकते हैं आराम से क्या, कि द फार्मेसी इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग डिज़ाइन एंड द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज़ नोन एज अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरे क्वेश्चन दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी मैं MCQs बना रहा हूँ और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँगा। जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं कुछ तैयार भी हो गए हैं, और इसके अलावा मैंने जो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं उन पे मतलब लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं और जो पिछले सालों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं उनको मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है। 10 या 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिपीटेड मोर एंड मोर लास्ट ईयर्स, यानी 10 ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में और उससे फ़ायदा उठाइए। और अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको कोई बात हमारी मतलब आपको कुछ लग रहा है कि और मुझे इम्प्रूव करना चाहिए या कुछ मैं गलत कर रहा हूँ तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में आके। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको भी बताइए कमेंट में, आपसे मतलब कॉन्टेक्ट किया जाएगा और आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।